Good evening to all of you. I hope कि पहला जो लेक्चर आप लोगों को भेजा गया था वो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। एक चीज़ें मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आपको जो भी चीज़ें न आए आप बेझिझक बिना संकोच के आप मुझसे पूछा करिए। आज मैं पहले चैप्टर का डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड एंड द क्लासिफिकेशन का आज मैं अगला भाग आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। कल हम लोगों ने बात किया था कि जीवधारी जो होते हैं उनको हम कैसे पहचान करेंगे कि ये सजीव हैं कि ये निर्जीव हैं। तो कुछ लक्षणों के आधार पर हम लोग सजीव और निर्जीव के मध्य अंतर स्पष्ट करते हैं। जैसा आपको पूर्व में बताया कि अभी तक लगभग 17 से 18 लाख जीव जंतुओं की खोज हो चुकी है। इस 17 से 18 लाख में 12 लाख जंतु हैं और लगभग 5 लाख वनस्पतियाँ हैं। आपको ये भी मैंने बताया कि लगभग 15,000 नई जातियों की खोज प्रतिवर्ष होता है। अब जीव जातियों की इतनी अधिक संख्या हो गई जिसके कारण इनको अलग अलग याद रख पाना संभव नहीं है। किसी वैज्ञानिक का इन सब का अध्ययन करना आसान नहीं है। तो जीवों की संख्या ही नहीं बल्कि इनकी आकृति, आकार, भार, आमाप में इतनी अधिक विविधता देखने को मिलता है कि इन्हें याद रखना संभव नहीं है। वैज्ञानिक इनमें पाए जाने वाली समानता तथा असमानता के आधार पर इन्हें विभिन्न संवर्गों व समूहों में वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत क्यों करते हैं ये आगे हम लोग बात करेंगे। तो वैज्ञानिक जीवों में पाए जाने वाली समानता और असमानता के आधार पर इनको भिन्न भिन्न संवर्गों व समूहों में वर्गीकृत करते हैं। बात हम लोगों की आए कि ये जैविक वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, क्यों ये वैज्ञानिक वर्गीकरण किए। तो जैसा हमने आपको बताया, पहले ही बताया कि अध्ययन व सुविधा के लिए हम जीवों को कुछ लक्षणों पर आधारित हम भिन्न भिन्न संवर्गों में, टैक्सा में उनको हम वर्गीकृत करते हैं। आप यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि व्हाट इज द टैक्सा। तो ये जो भिन्न भिन्न हम लोग समूह बनाते हैं, चाहे वो समूह छोटा हो चाहे समूह बड़ा हो, हम उन्हें टैक्सा कहते हैं। बात करेंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण से लाभ क्या है, क्या फ़ायदा है वर्गीकरण से, इनके लाभ के बारे में बात करेंगे। तो वर्गीकरण से जब हम लाभ के बारे में बात करते हैं तो इससे हमको जीवों की विविधता के बारे में पता चलता है कि ये जीव कितने विविध प्रकार के हैं, उनकी विविधता के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ हमें जीवों की उत्पत्ति तथा उनके मध्य परस्पर संबंधों का ज्ञान होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बताएं कि प्रोटीरोस्पंजिया एक जंतु है, प्रोटीरोस्पंजिया। इस प्रोटीरोस्पंजिया में कुछ लक्षण प्रोटोजोआ के होते हैं, कुछ लक्षण स्पंज के होते हैं। इनसे इन बातों को बल मिलता है, इस बातों पर जोर जाता है कि हो न हो स्पंज का जो विकास है वो प्रोटोजोआ से हुआ होगा। उसी तरह से आप लोग जानते हैं एक जीवाश्म मिला था पक्षी का, आर्कियोप्टेरिक्स।
ये जो आर्कियोप्टेरिक्स था इसमें 2 वर्गों के लक्षण थे। कुछ लक्षण सरीसृप वर्ग के थे और कुछ लक्षण रेप्टाइल्स वर्ग के थे। तो इससे इस बात को बल मिलता है कि पक्षी वर्ग का जो विकास है वो हो न हो वो रेप्टाइल से हुए होंगे, अर्थात ये दोनों वर्ग एक दूसरे से संबंधित हैं। साथ ही साथ हम कम समय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कम समय में अधिक से, जैसे हम लोग सभी लोग स्तनधारी वर्ग के हैं। अब स्तनधारी वर्ग में जितने भी होंगे उनके शरीर में कुछ न कुछ लक्षण होगा, हम उन जंतुओं को देखे हों या न देखे हों। लेकिन अगर हमको कोई ये कह दे कि ये स्तनधारी वर्ग का है तो हम ये जान जाएंगे कि उनमें ये लक्षण होना चाहिए। उनके शरीर पे बाल होना चाहिए, स्तन ग्रंथियाँ होनी चाहिए, बच्चे पैदा करते होंगे, अपने बच्चे को दूध पिलाते होंगे इत्यादि। साथ ही साथ जीव जगत में स्थिति का पता चलता है। जीव जगत में स्थिति का पता चलता है मतलब जैसे हम लोग हैं, हम लोग सबसे विकसित जंतु हैं। पौधों में जो पुष्पी पौधा है वो सबसे विकसित, उसकी आकृति पे ना जाइए, आकार पे ना जाइए कि छोटा सा पौधा, अगर उसमें पुष्प लगते हैं, फल फूल लगते हैं तो इसका अर्थ है वो विकसित है। साथ ही साथ जीवों के विकास क्रम एवं प्रमाण का पता चलता है। जीवों के विकास क्रम, इससे हमें कैसे जीवों का विकास हुआ होगा इसके बारे में पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले प्रोटोजोआ आए होंगे, फिर प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इस तरह से प्लेटियस के, है ना, इस तरह से ये जो जंतु हैं वो धीरे धीरे इनका जैविक विकास हुआ होगा। आइए बात करें हम लोग वर्गीकरण के इतिहास के बारे में बात करें कि वर्गीकरण का इतिहास क्या है। तो जैसे जैसे आपको हमने कई बार हम आपको बताते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती गई हम लोग जीवों को विभाजित करना प्रारंभ किए। लेकिन ये जो जीवों को विभाजित कर रहे थे ये किसी नियम पर आधारित नहीं थे, किन्हीं लक्षणों पर आधारित नहीं थे, बल्कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार उनको हम लोग जो है वर्गीकृत करते थे। जैसे पुरातन काल में बहुत पहले लोग जंतुओं को कैसे करते थे, भक्ष्य, भक्ष्य माने जिसे खाया जाता हो, अभक्ष्य जिसे न खाते हो। जैसे अब इसमें कौन आ जाएगा, ये बकरी, खरगोश, ये सब भक्ष्य हैं माने जिनको खाया जाता है। शेर, चीता, बाघ ये सब अभक्ष्य में आ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लाभदायक, लाभदायक माने गाय भैंस, ये कैसी जंतु हो गए, लाभदायक हो गए। और वहीं हानिकारक, हानिकारक माने वे जंतु जिनसे हमें नुकसान होता है उनको हम हानिकारक के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरह से जंतुओं को हम वर्गीकृत करते हैं घातक, घातक माने जो हम पे अटैक कर देता है, हम पे हमला कर देता है, शेर, बाघ, चीता इत्यादि। अघातक जो हम पर अटैक नहीं करता है, जो हमारे पालतू पशु हैं, है ना। तो इस तरह से शुरुआत में पुरातन काल में जब बहुत ज़्यादा हम लोगों में विज्ञान का प्रसार नहीं हुआ था तो लोग अपनी आवश्यकता अनुसार ऐसे ही जीवों का वर्गीकरण कर लेते थे। आचार्य चरक अपनी चरक संहिता में इन्होंने लगभग 200 जंतु तथा 340 प्रकार के पौधों को इन्होंने वर्गीकृत किया। बाद में अरस्तु, इन्होंने समस्त जीवों को 2 भागों में जंतु एवं पादप में विभाजित किया। जंतु किसे कहते हैं, पादप किसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो कहिएगा, मैं अगली लेक्चर में इसको सम्मिलित कर लूँगा। लेकिन एज वी नो, जैसा हम जानते हैं कि आप जंतु एवं पादप किसे कहते हैं, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं। फिर इन्होंने क्या काम किया, अरस्तु साहब ने ही इन्होंने जो है पादप को 3 भागों में विभाजित किया। शाक, शाक माने आप लोग जानते हैं जिनकी तना कोमल होती है, जिनका हम लोग जो है सब्जी वगैरह बना के खाते हैं, अर्थात जो खड़े नहीं हो पाते आपस में, उनको शाक की श्रेणी में। झाड़ी, जिनका आकार पौधों से छोटा होता है उन्हें झाड़ी। अगला ट्रीज माने
वृक्ष। इन्होंने समस्त पादपों को इन 3 भागों में विभाजित किया। तत्पश्चात देयर वाज अ साइंटिस्ट, नाम था उनका थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में 480 प्रकार के पौधों को वर्गीकृत किया और इस कार्य के लिए थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। देयर वाज अ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक थे, नाम था उनका जानरे। जानरे ने सर्वप्रथम स्पीसीज शब्द दिया। स्पीसीज किसे कहते हैं हम लोग अगले लेक्चर में इस बात पर करेंगे। फिलहाल अगर अभी आप थोड़ा सा जानना चाहते हो तो हम आपको बता दें कि जीवों के वे समूह जो एक जगह रहते हैं तथा जिनके मध्य जनिक संबंध स्थापित हो सकता है तथा इसके फलस्वरूप उत्पन्न संतानों में भी जनन की क्षमता हो, उससे हम स्पीसीज कहते हैं। ये अगले चैप्टर में अभी आगे टॉपिक में आएगा। तत्पश्चात वर्तमान आधुनिक वर्गीकरण के जो जनक हैं वो हैं कैरोलस लिनियस साहब ने। कैरोलस लिनियस साहब अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में इन्होंने जीव जंतुओं को वर्गीकृत करने का नियम प्रस्तुत किया। इसीलिए कैरोलस लिनियस साहब को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहा जाता है। जॉर्ज कुवियर ने जंतुओं को संघों तथा संघों को पुनः वर्गों में वर्गीकृत किया। तो ये कुछ ब्रीफ नॉलेज था अबाउट क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का है ना, आर्टिफिशियल, प्राकृतिक इत्यादि ये चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग जो है पढ़ रहे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई हो रही होगी। बुलाइए तो पानी